प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का 7th लेसन विजयनगर साम्राज्य को सीख रहे हैं। ये इसकी दूसरी वीडियो है। तो चलिए इस पाठ को आगे सीखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर शहर की जल संपदा, किलेबंदियों तथा सड़कों की विवेचना कीजिए। यानी इसमें हम वहाँ की जो जल संपदा है या वहाँ किलेबंदी किस तरह की जाती थी और वहाँ सड़कें कैसी थी, इसके बारे में सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि विजयनगर शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए यह विशिष्ट लक्षणों से सुसज्जित शहर था। यानी ये विशेष तरीके से बसाया हुआ एक शहर था, बहुत अच्छा शहर बसाया गया था। तो यहाँ की जो जल संपदा के बारे में हम देखते हैं तो जो विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर तुंगभद्रा नदी द्वारा एक प्राकृतिक कुंड तैयार किया गया था और उसमें पानी भरता था। और ये जो तुंगभद्रा नदी है ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती दिखाई पड़ती है। अगर हम इसको नक्शे में देखेंगे तो समझ पाएंगे कि प्रायद्वीपीय इलाके में यानी उत्तर और पूर्व दिशा की ओर बह रही है। तो इसी के पास एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था। यानी उस कुंड का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पानी भर रहा हो, और उस स्थान को यानी कुदरती अपने आप बना हुआ है, उसको मानव निर्मित यानी मनुष्य ने उस कुंड को नहीं बनाया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके आसपास ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, ग्रेनाइट चट्टानों की पहाड़ियाँ भी हैं, और इन पहाड़ियों ने शहर को घेर के रखा हुआ है। और इन पहाड़ियों के ऊपर से कई जल धाराएं नीचे निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं और ये आकर के तुंगभद्रा नदी में मिल भी जाती हैं। इन जल धाराओं के साथ साथ कई जगहों पर बांध बनाए गए हैं, अलग अलग आकार के बांध बनाए गए हैं, और बांध बना करके इनसे हौज में पानी इकट्ठा किया गया है, जिससे कि विजयनगर साम्राज्य में पानी की आपूर्ति की जाती है। चूँकि विजयनगर का जो इलाका मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्र, सूखा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पानी भर के काम चलाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है और शहर के अलग अलग इलाकों में भेजने का प्रबंध किया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में हुआ था, और इस हौज को कमलपुरम जलाशय के नाम से जानते हैं। इस हौज से यानी कमलपुरम जलाशय से कि इसमें जो पानी है, इसके पानी से खेतों को सींचा जाता है, तथा इसी से एक नहर निकाली गई है, और इस नहर के द्वारा वहाँ पर जो राजकीय केंद्र जहाँ राजा लोग रहते हैं, उस राजा के केंद्र में भी यानी राजकीय केंद्र में पानी को पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? कमलपुरम जलाशय से जो नहर बनाई गई है, उस नहर के द्वारा राजाओं के रहने के स्थान पर पानी को पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एक हिरिया नहर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता है, यानी तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया है, उस बांध के द्वारा हिरिया नहर में पानी लाया जाता है। और हिरिया नहर के पानी का जो प्रयोग है वो एक घाटी की सिंचाई करने के लिए किया जाता है। और जो घाटी है, ये घाटी कैसी है कि धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली ये घाटी है। इस घाटी में जो सिंचाई वगैरह की जाती है वो हिरिया नहर के द्वारा की जाती है। और इस हिरिया नहर का निर्माण शायद जो संगम वंश के राजा थे उन्होंने करवाया था। संगम वंश के राजाओं ने इस नहर का निर्माण कराया था। यहाँ पर जो किलेबंदी और सड़कों के बारे में हम लोग सीखते हैं अब कि विजयनगर शहर की एक विशाल रूप से किलेबंदी भी की गई थी। किलेबंदी का मतलब सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके को घेरना दीवारों के द्वारा। तो 15वीं शताब्दी में एक फारस का राजदूत आया था, उसका नाम था अब्दुल रज़ाक। उसने यहाँ की जब किलेबंदी को देखा तो बहुत प्रभावित हुआ, और उसने यहाँ की किलेबंदी का उल्लेख
किया उसमें उसने बताया कि उसकी जो विजयनगर है उसको 7 तरह की पंक्तियों से घेरा गया है। यानी यहाँ का जो दुर्ग है इसको यानी 7 लेयर्स बनाई गई, 7 पंक्तियों के द्वारा इस इलाके को घेरा गया है। इनके द्वारा शहर के साथ साथ यहाँ के जो खेत वगैरह हैं उनको भी घेरा गया है। तो जो सबसे बाहरी दीवार है, सुरक्षा की सबसे जो बाहरी दीवार है, इसके बारे में बताता है कि शहर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ बनी हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों के बीच का जो स्थान है उस स्थान को जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग किया गया है और ईंटें पत्थर के टुकड़ों के द्वारा गारे से जोड़ करके पहाड़ियों को गैप को भरा गया है और उस स्थान को घेरा गया है। दीवारों के अंदर के भाग मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बने हुए हैं। कहने का मतलब जो सबसे बाहरी इलाका है, बाहरी क्षेत्र, वो बाहरी क्षेत्र कहने का मतलब इसमें यह है कि जो पहाड़ का जो बाहरी इलाका है उसके बीच बीच के जो भी स्थान गैप है उनको भरने का काम गारे या ईंटों पत्थर को मिला करके किया गया और एक पूरी दीवार सी बना दी गई है। अब दीवारों के जो अंदर का भाग है वो मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना हुआ है। अब्दुल रज्जाक कहता है कि पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति की जो दीवारें हैं उनके बीच में जुते हुए खेत भी आ जाते हैं, बगीचे भी आ जाते हैं और आवास यानी लोगों के रहने के घर भी आ जाते हैं। इस क्षेत्र का एक व्यापक नहर प्रणाली द्वारा सींचा जाता था। ये जो क्षेत्र है इसको नहरों के द्वारा इस इलाके को सींचा जाता था और ये जो नहर कहाँ से लाई गई थी? तुंगभद्रा नदी से निकाल के लाई गई थी। उस समय खेती की किलेबंदी लोग इसलिए खास करके करते थे कि अगर कोई विपक्षी सेना वहाँ पर हमला करे तो उसको यहाँ खाने के लिए कुछ न मिल पाए और वो अपने आप इस इलाके से वापस चली जाए या हार मान ले। तो इसलिए खेतों की भी किलेबंदी की जाती थी। तो एक तो किलेबंदी हमने क्या देखी, किससे घर, मकान, खेत और बगीचे घेरे गए थे। दूसरी जो किलेबंदी थी दूसरी तरह की, वो शहर के आंतरिक भागों को घेरा गया था। और तीसरे तरह की जो किलेबंदी थी उस किलेबंदी के अंतर्गत जो शासकीय केंद्र थे जहाँ से शासन चलाया जाता था उन इलाकों को घेरा गया था। अब हम देखते हैं सड़कों के बारे में, सीखते हैं कि अगर दुर्ग माने होता किला, अगर किले में यानी दुर्ग में प्रवेश करना है तो दुर्ग में प्रवेश करने के लिए बहुत ही सुरक्षित प्रवेश द्वार बने हुए थे। प्रवेश द्वार, ऐसे दरवाजे जहाँ से लोग दुर्ग के लिए प्रवेश करते थे और ये शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। यानी प्रवेश द्वार जो होते थे मुख्य सड़कों से जुड़े हुए होते थे। किलेबंदी बस्ती में जाने वाले प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और गुंबद शायद तुर्की सुल्तानों की स्थापत्य कला के नमूने थे। तो जो प्रवेश द्वार जो बनाए गए थे, बड़े बड़े दरवाजे, उन दरवाजों पर उनमें मेहराब और गुंबद भी बनाए गए थे। ये जो मेहराब और गुंबद बने हुए थे इस कला को शायद तुर्की सुल्तानों की कला से लिया गया था, लेकिन इसमें कुछ भारतीय कला भी मिश्रित थी। इसलिए ये जो नमूने दिखाई पड़ते हैं मेहराब और गुंबद के, ये इंडो इस्लामिक शैली के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें जो ये मेहराब या गुंबद बने तो इस शैली को क्या कहा गया? इंडो इस्लामिक शैली, क्योंकि इसका विकास स्थानीय स्थापत्य कला के संपर्क से हुआ था। यहाँ की कला को भी इसमें मिलाया गया था। जो सड़कें थीं वो प्रायः पहाड़ी भूभाग से हटकर घाटियों से होकर निकलती थी। यानी पहाड़ी जो भूभाग था इससे हट करके जो घाटियाँ थी आसपास, उन घाटियों से होकर इधर उधर घूमती हुई साम्राज्य में जाती हुई दिखाई पड़ती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कुछ सड़कें ऐसी होती जो मुख्य मंदिर के
प्रवेश द्वार से आगे की ओर बढ़ी हुई होती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कुछ ऐसी सड़कें थी जो मंदिर के दरवाजे होते थे उन दरवाज़ों के सामने से होकर के निकलती थी। इनके दोनों ओर बाजार भी होते थे। पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों पर चीनी मिट्टी मिली है। चीनी मिट्टी तो उनका पुरातत्वविदों का मानना है कि इन स्थानों पर धनी व्यापारी रहते थे। शायद ये जो इलाका था वो मुसलमानों का मोहल्ला हुआ करता था। ऐसा क्यों अनुमान लगाया? क्योंकि यहाँ पर मकबरे तथा मस्जिद मिले हैं। मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट नमूने मिले हैं। उनकी स्थापत्य कला हम्पी के मंदिरों की स्थापत्य कला से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि विजयनगर में बहुत सारे मंदिर थे जो विविध संप्रदायों से संबंध रखते थे। तो क्षेत्र के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल थे। जब यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया तो उससे क्या पता चला कि पूरे इलाके में बहुत सारे पूजा के स्थान हैं और छोटे मंदिर भी हैं जो अलग अलग संप्रदायों से हैं कई सा। तो राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। तो जहाँ जो राजाओं का रहने का जो स्थान था वो बस्ती जो जनता रह जो लोग पब्लिक रहती थी उसके करीब दक्षिण पश्चिम इलाके में इनका राजकीय केंद्र पड़ता था। और यहाँ से करीब 60 से भी अधिक मंदिर मिले हैं उस समय के। इससे पता चलता है कि शासकों को मंदिरों एवं संप्रदायों को संरक्षण देना महत्वपूर्ण था। यानी जो राजकीय केंद्र है उस इलाके से इतने सारे मंदिर अगर मिलते हैं तो इससे अनुमान लगाया गया कि जो भी शासक होते थे वो यहाँ रहने वाले लोगों को, यहाँ पे जिन धर्मों को मानते थे उस धर्म को संरक्षण देते थे और उनसे जुड़े हुए मंदिरों को भी संरक्षण प्रदान करते थे। राजकीय केंद्र में लगभग 30 इमारतों की पहचान की गई है। इन इमारतों की पहचान महलों के रूप में की गई है। यानी करीब 30 इमारतों की पहचान की गई है और महलों के रूप में इन इमारतों की पहचान की गई है। ये बड़ी इमारतें हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नहीं थी। ये बड़ी इमारतें, ये यहाँ पे शायद धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होता था। इन इमारतों तथा मंदिरों में एक अंतर था। इमारतों और मंदिरों में क्या अंतर था कि मंदिर पूरी तरीके से राजगिरी से बने थे। मंदिर पूरी यानी राजगिरी के पैटर्न पे बनाए गए थे, जबकि जो अन्य इमारतें थी वो ऐसी चीज़ों से बनाई गई थी जो नष्ट होने वाली चीज़ें होती थी। आगे हम देखते हैं कि विजयनगर शहर के महानवमी डिब्बे से जुड़े अनुष्ठानों तथा विशेष आकर्षणों की जानकारी दीजिए। तो महानवमी डिब्बा विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित था। जो राजाओं का केंद्र था, जो राजकीय केंद्र था, वहाँ पर महानवमी डिब्बा मौजूद मिला है। राजकीय क्षेत्र की जो कुछ संरचनाएं जो मिली हैं वहाँ पर, उन संरचनाओं का नामकरण उन भवनों के आकार और उसके कार्यों के आधार पर किया गया है। कहने का मतलब उस इलाके में मतलब जो राजकीय क्षेत्र था वहाँ से जो कुछ भवन या जो भी चीज़ें मिली हैं उनका नामकरण इस आधार पर किया गया है कि वहाँ पर क्या कार्य होता था या उन भवनों का आकार क्या था। ऐसी एक राजा का भवन नामक संरचना सबसे विशाल है। वहाँ पर एक बड़ा भवन टाइप का मिला तो उसका नाम रख दिया राजा का भवन। राजा का भवन तो नाम रख दिया, लेकिन राजकीय आवास होने की यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिले। ऐसा पता नहीं चला यहाँ से क्या वास्तव में राजा रहता था। चूँकि बड़ा एक महल मिला तो पुरातत्वविदों ने उसका नाम रख दिया कि राजा का भवन था। अब इस राजा के भवन यानी राजा के भवन के पास 2 प्रभावशाली यानी बड़े मंच मिले हैं। तो उन मंचों को सभा मंडप और दूसरे को महानवमी डिब्बा कहा गया है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास और निश्चित दूरी पर लकड़ी के खम्भों के लिए छेद बने हुए हैं। यानी जो इस सभा मंडप नामक जो मंच है इसमें पास पास और एक सेम डिस्टेंस पर लकड़ी के खम्भों के लिए छेद बने हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी,
लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसका प्रयोग किस काम के लिए होता था। अगला है महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा जो है वो एक विषय बहुत बड़ा मंच है, और इतना बड़ा मंच है कि इसका लगभग 11,000 वर्ग फीट का तो इसका आधार है। 11,000 वर्ग फीट का इसका आधार है और इसकी ऊंचाई 40 फीट है। कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि इस पर लकड़ी की भी एक संरचना बनी हुई थी, लकड़ी से भी इसके ऊपर कुछ बना हुआ था। मंच के आधार पर उभारदार नक्काशी भी की गई। जो मंच का आधार है, बेस है, इस पर भी सजावट की गई, नक्काशी की गई है। यहाँ पर शायद कुछ अनुष्ठान हुआ करते थे, महानवमी से संबंधित अनुष्ठान हुआ करते थे, और महानवमी की पूजा जैसे उत्तर भारत में होती है तो उसी के आधार पर यहाँ पर पूजा पाठ होती थी इस मंच पे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यहाँ दशहरा, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा नवरात्रि से संबंधित यहाँ पर प्रोग्राम हुआ करते थे, यानी महानवमी से संबंधित प्रोग्राम शायद इस इलाके में होते थे। इस अवसर पर जो शासक थे, जो राजा थे, वो अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते थे, और इस मौके पर कुछ अनुष्ठान होते थे, जैसे मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा यानी घोड़ों की पूजा तथा भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। कहने का मतलब जब ये महानवमी से संबंधित जो अनुष्ठान, जो पूजा पाठ होती थी, तो यहाँ पर कुछ अनुष्ठान किए जाते थे। उसमें मूर्ति पूजा है, अश्व की पूजा है, भैंसों या अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। तो इस अवसर पर जो प्रमुख आकर्षण के केंद्र होते थे, मनोरंजन के कार्यक्रम भी हुआ करते, जैसे नाच, नृत्य है, कुश्ती है, घोड़ों, हाथियों, रथों एवं सैनिकों की शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। जो नायक और उनके अधीनस्थ राजा हुआ करते थे, वो अधीनस्थ राजा होते थे, वो राजा तथा उनके अतिथियों को भेंटें दिया करते थे। यानी नायक या अधीनस्थ राजा होते थे, वो विजयनगर शासकों को देने के लिए भेंटें यानी उपहार लाया करते थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विजयनगर शासकों को नायकों द्वारा या अधीनस्थ राजाओं द्वारा भेंटें दी जाती थी। जब प्रोग्राम का अंतिम दिन होता था, तब राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। यानी जो सेनाएं होती थी, उन सेना का विजयनगर शासक निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बहुत बड़ी बड़ी भेंटें लेकर आया करते थे। नायक लोग भेंटें देते थे। अब है कमल महल के विषय में क्या जानते हो? कमल महल, तो कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं, यानी लोटस महल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है। जो भी राजकीय केंद्र से जो भी मकान मिले हैं, उनमें सबसे सुंदर जो है वो कमल महल है। और इसे यह नाम 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने दिया था, क्योंकि इसकी बनावट थोड़ा कमल के आकार की है। तो मैकेंजी द्वारा बनाए गए नक्शे में यह अनुमान लगाया गया है कि ये जो कमल महल है, ये शायद परिषदीय सदन था। परिषदीय सदन, जहाँ राजा अपने सलाहकारों के द्वारा बैठता था और राज्य से संबंधित मुख्य विषयों पर विचार विमर्श करता था। राजकीय केंद्र में स्थित मंदिरों में से, यानी राजकीय केंद्र में कुछ मंदिर मिले हैं, उन मंदिरों में एक मंदिर है जिसका नाम है हजार राम मंदिर। ये बहुत सुंदर मंदिर है, और शायद इस मंदिर का प्रयोग राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। यानी इस मंदिर में पूजा पाठ राजा और उसके परिवार के सदस्य ही करते थे। यहाँ आक्रमण के बाद कई संरचनाएं नष्ट हो गईं, किंतु नायकों ने ऐसी संरचनाओं का निर्माण जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी सुरक्षित है। कई बार आक्रमण हुए जिससे यहाँ की जो भवनों की संरचनाएं नष्ट हो गई, लेकिन ऐसे भवनों को बनाए जाने का काम वहाँ पर बाद में भी जारी रखा गया। तो फिलहाल इस पाठ को दूसरी वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।